हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। टू द पॉइंट सीरीज में आज हम बात करेंगे लास्ट हिंदू रूलर के बारे में। वो हिंदू राजा जिन्होंने दिल्ली पर राज किया, तो वो कौन थे? वो थे हेमू। तो आज हम हेमू के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और 3 जो बैटल हुई थी पानीपत के मैदान में, तो तीनों बैटल्स को हम यहाँ पे समझेंगे। किसके बीच में ये लड़ाइयाँ हुई थी, क्या रीजंस थे लड़ाइयाँ होने का और कौन इसमें जीता। वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिनके आंसर आप कर सकते हैं। तो आप इस पूरे टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पानीपत के बैटल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आप लोगों से कहूँगी कॉपी पेन लेकर बैठिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाइए। और अदरवाइज आप इसकी जो पीडीएफ है वो हमारी वेबसाइट से तो ले ही सकते हैं। इसके पहले मैंने कई सारे टॉपिक टू द पॉइंट कवर किए हैं, जैसे कि पोर्चुगल्स के बारे में, ब्रिटिशर्स के बारे में, फ्रांसीसीज हो गए, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एटसेट्रा। इन सारे टॉपिक की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और मैंने 2020 से लेके 2023 तक, 2018 से लेके 2023 तक लगभग 5 साल में जो भी एसएससी के क्वेश्चंस पूछे गए उनका स्क्रीनशॉट भी लगाया है और वो क्वेश्चन भी वहां पर कवर किए हैं जो एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक को आपको पढ़ना कैसे है और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। क्लियर है इतनी चीजें? और सेशन पसंद आता है तो एक छोटा सा काम ही तो मैं आपको करने को बोलती हूँ, वो भी आप लोग नहीं कर रहे हैं, वो है वीडियो को शेयर करना, लिंक को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। सो स्टार्ट करते हैं हम बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। पानीपत वर्तमान में अगर प्रेजेंट टाइम पे आप जाओगे हरियाणा, तो हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा पानीपत। पहली बैटल जो पानीपत की हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में लड़ी गई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई 1526 में, 1526 में। कब लड़ी गई? 1526 में ये बैटल लड़ी गई। हम सभी को पता है कि हमारे देश में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 12 एंड 13 सेंचुरी के आसपास हो गई थी। दिल्ली सल्तनत में आप लोगों ने देखा कई सारे डायनेस्टी थी, जैसे कि तुगलक है, सैयद है, इसके अलावा आपकी यहाँ पे गुलाम है और लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी के ही रूलर थे कौन? इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी जो है वो लास्ट दिल्ली सल्तनत के रूलर बताए जाते हैं, क्योंकि उसके बाद बाबर ने जब बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी को हराया तो दिल्ली सल्तनत वहां पे खत्म होती है और मुगल सल्तनत, मुगल एम्पायर की शुरुआत भारत में होती है बैटल ऑफ पानीपत से। तो ऐसी कोई भी लड़ाइयाँ जिसके कारण पूरा का पूरा भारत का इतिहास बदल गया हो, ठीक है, तो वो लड़ाइयाँ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि हम बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में बात करते हैं, हम तराइन के बैटल के बारे में बात करते हैं, वैसे ही बैटल ऑफ पानीपत, इसने पूरी की पूरी दशा और दिशा हमारे भारत की बदल के रख दी। क्योंकि इसके पहले तक दिल्ली सल्तनत थी और जैसे ही ये बैटल हुई दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई। ऐसा बताया जाता है बाबर ने दिल्ली सल्तनत के जितने भी सैनिक थे ना, उनको ढूंढ ढूंढ के मारा, जिससे कोई भी आवाज उठाने वाला ना बचे, और लगभग 38,000 सैनिकों के गलों को काट काट कर एक पूरी दीवार बना के रख दी थी, जिससे लोग डरने लगे कि देखो अब एक भी व्यक्ति दिल्ली सल्तनत का नहीं बचा है जो मेरे खिलाफ आवाज उठा सके। तो हम आज उसी बैटल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई थी। ये पहली बैटल थी पानीपत की जो कि पानीपत में लड़ी गई थी। और इस बैटल के बाद मुगल एम्पायर का फाउंडेशन स्टोन भारत में रखा गया था, मुगल सल्तनत की शुरुआत भारत में हो गई थी। ठीक है, ये पहली बैटल जैसा कि मैंने कहा कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी की हार होती है और दिल्ली सल्तनत का खात्मा होता है। साथ ही साथ ये हमारे भारत में लड़ी गई वो पहली बैटल है जिसमें गन पाउडर और तोपों का इस्तेमाल किया गया है। बहुत अधिक संख्या में जो आर्टिलरी, मतलब जो हैवी वेपन्स होते हैं ना, उनका इस्तेमाल किया गया, गन पाउडर का इस्तेमाल किया गया और कैनन्स मतलब तोपों को इस्तेमाल किया गया। तो पहली बार हमारे देश में इस बैटल में जो है वो गन पाउडर, फायर आर्म्स एंड कैनन्स का उपयोग किया गया था। ये फर्स्ट बैटल है, इसलिए बैटल अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस बैटल में बाबर ने कौन सी मेथड यूज की थी? तो इस बैटल में बाबर ने तुगलमा वॉर पॉलिसी उपयोग की थी। अभी तुगलमा वॉर पॉलिसी क्या होती है, तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसने क्या किया था वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये इब्राहिम लोदी की सेना है, इस तरफ जो है बाबर की सेना है। तो बाबर ने क्या किया, सबसे पहले तो कई फीट गहरा यहाँ पे गड्ढा खोद दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कई फीट गहरा क्या कर दिया, गड्ढा खोद दिया, और गड्ढे में जो नुकीले हथियार होते हैं ना वो सब डाल दिए, जिससे बहुत सारे सैनिक इस गड्ढे में इब्राहिम लोदी के गिर जाएं।
ठीक है। अब गड्ढा खोदने के बाद क्या किया, गड्ढा खोदने के बाद यहाँ पर बैलगाड़ियाँ रखी, बैलगाड़ियाँ, बुल कार्ट जिसे हम बोलते हैं, तो बुल कार्ट्स को रखा और बुल कार्ट्स में क्या किया, बुल कार्ट्स को यहाँ पर आपस में टाई अप कर दिया, आपस में इन बुल कार्ट्स को कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है ना। और उन पे भारी भारी सामान रख दिया, इन पे क्या कर दिया, भारी भारा सामान रख दिया, जिससे एक रास्ता जो है वो एक ब्लॉकेज किया जा सके, रास्ते को ब्लॉक किया जा सके इब्राहिम लोदी की सेना का। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब आगे समझते हैं। तो मैंने क्या बता दिया, एक गड्ढा कर दिया बहुत बड़ा सा, गड्ढे में नुकीले सामान डाल दिए, ठीक है। तो पहला यहाँ पे इन्होंने ये किया। फिर यहाँ पे बुल कार्ट्स को रखा, बुल कार्ट्स को रखने के बाद, बुल कार्ट्स को रखने के बाद चमड़े से, लेदर के पट्टे से इसको टाई कर दिया और इन बुल कार्ट्स पे हैवी हैवी सामान को रख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो बीच वाली जगह है, यहाँ पर अपने सैनिकों को रखा, जिन सैनिकों के पास क्या थी, बंदूकें थी, जिन सैनिकों के पास क्या थी, राइफल्स थी, बंदूकें थी, वो रख दी। और बीच में यहाँ पे क्या रखी, तोपों को भी रखा, यहीं पे बीच में क्या रखा, कैनन्स को भी रखा, जिससे ये गोला फेंक सके इब्राहिम लोदी की सेना में। तो इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट किया। उसके बाद उसने अपनी सेना को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड और सेंटर में। तो सेंटर में बाबर था, लेफ्ट साइड पे हुमायूं को भेज दिया और राइट साइड, ठीक है। तो इस तरीके से फिर राइट साइड और लेफ्ट साइड की जो आर्मी थी उसने पूरी तरीके से इब्राहिम लोदी की सेना को घेर लिया और बीच में से बाबर की जो सेना है और बाबर के जो आर्चर हैं, जो तीरंदाज हैं, वो लगातार जो है वो अटैक कर रहे थे लोदी की सेना पे। तो इस तरीके से बहुत कम आर्मी थी बाबर के पास, जबकि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख की सेना थी। तो भी इब्राहिम लोदी यहाँ पे हार गया। हालांकि इब्राहिम की लोदी की सेना में बड़े बड़े हाथी थे, जिसके कारण उसने हजारों बैटल जीती हैं, लेकिन जब एक तोपों से गोले दागे जा रहे थे तो इसकी बहुत ज़्यादा जो आवाज़ आ रही थी ना, उससे हाथी डर गए और डर के वो पीछे जाने लगे, जिससे इब्राहिम लोदी के सैनिक ही हाथी के पैरों के नीचे आ गए। तो 1 लाख की सेना को हरा दिया केवल 10,000 की सेना ने। तो इस तरीके से ये बैटल लड़ा गया था। तो ये जो वॉर टैक्टिक्स इसने यूज़ की, इसे ही हम तुलुगमा या तुगलमा मेथड कहते हैं। इसमें एंटायर आर्मी को लेफ्ट, राइट और मिडिल में डिवाइड कर दिया जाता है और लेफ्ट और राइट पार्ट जो है वो आगे की तरफ आके एनिमी की जो सेना है उसको घेरते हैं और बीच वाले जो है वो लगातार गोला बारूद से हमला करते रहते हैं। फिर है अरबा वॉर पॉलिसी। अरबा वॉर पॉलिसी में इसने क्या किया, बुल कार्ट को यूज़ किया और उसमें बुल कार्ट को आगे प्लेस करके इनको टाई अप कर दिया, ठीक है। और बीच में कैनन्स मतलब तोपों को प्लेस किया, जहां उसके पीछे जो है वो एनिमीज मतलब जो आर्मीज थी वो हिडन रहती थी, छुपी हुई रहती थी। इसे अरबा वॉर पॉलिसी कहते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में कौन सी वॉर पॉलिसी उपयोग की गई, तो आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, एक अरबा वॉर पॉलिसी और एक तुगलमा वॉर पॉलिसी। तो इन दोनों को आपको टिक करना है, ठीक है। इतनी चीज़ें। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526 में लड़ी गई। इब्राहिम लोदी जिसमें मारा गया बैटल फील्ड में, ठीक है। बैटल फील्ड में मारा जाने वाला ये पहला दिल्ली सल्तनत का बादशाह था जो बैटल फील्ड में लड़ते हुए मरा। अदरवाइज कोई मतलब ऐसे घर पे ही, अपने महल पे ही ऐसे बीमारी से मर गया। लेकिन ये व्यक्ति जो था फर्स्ट सुल्तान टू डाई ऑन द बैटल फील्ड, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में फाइट हुई है और बाबर जीता है, इब्राहिम लोदी हारा है और भारत में मुगल सल्तनत की शुरुआत हुई है। ये फर्स्ट टाइम था जिसमें गन पाउडर का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें कैनॉन्स का तोपों का उपयोग किया जा रहा है और यहाँ पे जो है तुगलमा मेथड का उपयोग किया जा रहा है, जिसे रूमी मेथड भी कहा जाता है। इसमें जो तोप खाने थे, जो आर्टिलरी थी ना, उसको लीड कर रहा था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। और इस बैटल को जीतने के बाद बाबर ने कलंदर का टाइटल लिया था। क्या लिया था? कलंदर का टाइटल। कलंदर का टाइटल जो है उसने लिया था। इसके अलावा बाबर ने खनवा के युद्ध के पहले तंगमा टैक्स इम्पोज किया था। अब ये तंगमा टैक्स क्या होता है? तो तंगमा टैक्स का मतलब होता है, ये टर्किश वर्ड है। तो अगर कोई भी व्यक्ति मुगल टेरिटरी में एंटर करता है तो उस व्यक्ति को इस टैक्स को देना पड़ता है। दिस टैक्स वॉज इम्पोज ऑन पीपल व्हेन दे एंटर इनटू द टेरिटरी ऑफ मुगल्स। तो उसे हम तंगमा टैक्स कहते हैं। तो खनवा के बैटल के पहले बाबर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी सारी बातें जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से पूछी जाती हैं। नाउ मूव टू द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। और इस सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, इसमें ही हमारे लास्ट जो हिंदू राजा हैं, जो हिंदू रूलर हैं, हेमू, उनकी डेथ होती है। हेमू कौन थे? हेमू क्या कोई रॉयल फैमिली से थे? आंसर नहीं। हेमू एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे और हेमू जो थे वो ट्रेडर थे, मतलब एक व्यापारी थे। वेट,
आप तो कह रहे हैं कि ये राजा थे, दिल्ली सल्तनत पे, दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाले हिंदू राजा थे। बिल्कुल, ये कैसे राजा बने, क्या इसकी स्टोरी रही, वो हम यहाँ पे सीखते हैं। तो याद रखेंगे, अगर पूछा जाए कि हेमू कौन था, तो आप बताएंगे कि हेमू एक व्यापारी था, एक ट्रेडर था, जो कि अफगानी सेना को ट्रेडिंग करने का काम, सैरल्स देने का काम, गन पाउडर डिलीवर करने का काम किया करता था। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। चलो, हम पहले बात करते हैं दिल्ली का इकलौता हिंदू शासक, क्योंकि हम जनरली जब भी बात करते हो हम बात करते हैं मुगल सल्तनत के बारे में कि 1526 में मुगल सल्तनत की शुरुआत हुई और 1857 के रिवॉल्ट तक जो है वो मुगल सल्तनत चली। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, चली। लेकिन बीच बीच में ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली मुगल ही बैठे रहे थे इस गद्दी पे। बीच में 2 बार ऐसा हुआ कि एक बार यहाँ पे शेर शाह सूरी आया, मतलब सूरी डायनेस्टी आई, और एक बार यहाँ पर हेमू आया, मतलब हिंदू राजा भी इस गद्दी पर बैठे हैं। 1526 से लेके 1857 के बीच में शेर शाह सूरी और हेमू का नाम आपको याद रखना है, जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले एकमात्र और लास्ट हिंदू शासक कौन है? विक्रमादित्य, हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य हैं। ठीक है, आइए इनके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि 1526 में पानीपत की फर्स्ट बैटल को बाबर ने जीत लिया और बाबर जो है वो दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया, मुगल सल्तनत की शुरुआत की। लेकिन कुछ समय के बाद ही 1530 तक 1530 तक जो है वो बाबर मर जाता है और बाबर की डेथ के बाद बाबर का जो बेटा होता है हुमायूं, वो गद्दी पर बैठता है। पर हुमायूं इस एडमिनिस्ट्रेशन को इतने अच्छे तरीके से, इतने बड़े एम्पायर को रन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो बहुत दयालु था, बहुत काइंड था। उसने अपने पूरे के पूरे एम्पायर को अपने चारों भाइयों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। यहाँ पर 1540 में शेर शाह सूरी आता है और सूरी डायनेस्टी की शुरुआत भारत में करता है। हुमायूं को गद्दी से उखाड़ फेंकता है, हुमायूं को दिल्ली छोड़ के जाना पड़ता है और फिर शेर शाह सूरी जो है वो गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, तो शेर शाह सूरी यहाँ पर, जो कि अफगानी व्यक्ति है, वो यहाँ पर आया है और गद्दी पे बैठा है, सूरी डायनेस्टी की शुरुआत यहाँ पर कर ली है। ठीक, इतनी चीजें यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हेमू के बारे में बात करते हैं और शेर शाह सूरी से क्या लिंक है हेमू का, वो हम देखते हैं। तो हेमू का जन्म जो है वो 1501 में होता है। 1501 में जो है वो हेमू का जन्म होता है। ठीक है, कहाँ पे जन्म होता है? अलवर, राजस्थान में। हेमू का जन्म जो है वो कहाँ पर होता है? तो देखेंगे हम, हेमू का जन्म जो है वो अलवर, राजस्थान में होता है और इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होता है। इनके जो फादर होते हैं पूरन दास, एक पुरोहित होते हैं। इनकी फैमिली बाद में कुतुबपुर शिफ्ट हो जाती है, कुतुबपुर में शिफ्ट हो जाती है, रेवाड़ी हरियाणा में। ठीक है, और वहीं पर ये एडुकेट होते हैं, शिक्षा लेते हैं। शिक्षा लेने के बाद इनको रेसलिंग का बड़ा शौक होता है, घुड़सवारी सीखते हैं, संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक लैंग्वेज को सीखते हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे वो सीखते हैं। उसके बाद ये रेवाड़ी में रहते हैं और ये मेन रूट होता है ट्रेडिंग का, ईरान, इराक और दिल्ली के लिए। तो हेमू जो होते हैं एक ट्रेडर होते हैं और वो सप्लाई करने का काम करते हैं सैरल्स, किसे? शेर शाह सूरी की आर्मी को। तो शेर शाह सूरी की आर्मी को जो खाना वगैरह होता है ना, वो सप्लाई करने का काम हेमू करते हैं और उसके बाद में वो गन पाउडर को भी सप्लाई करने का काम करते हैं शेर शाह सूरी की आर्मी में। इस तरीके से एक ट्रेडिंग और शेर शाह सूरी के बीच में लिंक है। तो इस तरीके से हेमू और सूरी के बीच में आपको लिंक देखने को मिलता है। 1545 में 1545 में आप देखेंगे कि शेर शाह सूरी की डेथ हो जाती है और शेर शाह सूरी की डेथ होने के बाद जो उसका बेटा होता है इस्लाम शाह जो है वो अगला रूलर बनता है। और जो इस्लाम शाह होता है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है कि जो हेमू की एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स होती है, हेमू की कैपेबिलिटी, वो देख के बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है ना, और हेमू को अपना पर्सनल एडवाइजर बना लेता है। तो ट्रेडिंग में, फाइनेंसिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, इनफैक्ट डिप्लोमेसी में भी वो एडवाइस लेने का काम करता है। किससे? हेमू से। तो इस तरीके से इस्लाम शाह के समय हेमू जो है वो पर्सनल एडवाइजर बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हेमू फर्दर अपनी स्किल्स के कारण, अपनी पॉलिसी, डिप्लोमेसी के कारण, इंटेलिजेंस के कारण फर्दर वो प्रमोट होते जाते हैं और प्रमोट होते होते ये चीफ ऑफ इंटेलिजेंस या फिर दरोगा इकदाक चौकी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट बन जाते हैं। और फिर बाद में 1552-1553 में हेमू को गवर्नर ऑफ पंजाब एंड गवर्नर ऑफ दिल्ली बना दिया जाता है। गवर्नर ऑफ पंजाब एंड दिल्ली किसे बना दिया जाता है? 1552-53 में हेमू को बना दिया जाता है। अब इस्लाम शाह की डेथ के बाद 1554 में क्या होता है? इस्लाम शाह की डेथ हो जाती है। इस्लाम शाह की डेथ के बाद उनके 12 साल का एक बच्चा होता है फिरोज खां, उसको गद्दी पे बिठाते हैं। फिरोज खां को गद्दी पे बिठाला, लेकिन फिरोज शाह के 3 दिन बाद आदिल शाह सूरी, जो कि चाचा होता है इसका, मार देता है।
आदिल शाह सूरी फिरोज खान को मार देता है और खुद दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाता है। लेकिन आदिल शाह सूरी को ज्यादा कोई इंटरेस्ट अपने राजपाट में नहीं है, उसको तो मतलब है कि उसको प्रिविलेजेस मिलना चाहिए, एकदम अल्कोहल मिलनी चाहिए, डांस नाच गाना सब कुछ ऐसा मिलना चाहिए और एकदम रॉयल जिंदगी जीना चाहता है। बाकी उसको पूरी गद्दी वद्दी का लालच नहीं, उसको लालच किस चीज का, पैसे का, अयाशी का। तो वो ज्यादा ध्यान देता नहीं है आदिल शाह सूरी अपनी गद्दी पर। तो आदिल शाह सूरी क्या करता है, अपना चीफ एडवाइजर बना देता है हेमू को कि हेमू तुम दिल्ली की सल्तनत को संभालो, एडमिनिस्ट्रेशन संभालो, और मैं तो अयाशी करने में व्यस्त हूं ही। तो इस तरीके से हेमू जो है वो चीफ एडवाइजर बन जाते हैं और हेमू जो है वो प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ ऑफ अफगान आर्मी भी यहाँ पर बन जाते हैं। तो कोई ऐसा हिंदू जो कि मुगल एरा में इतनी हायर पोजीशन पे पहुंचा हो, तो उनमें से एक हेमू है और एक टोडरमल जी हैं जो अकबर के समय पे पहुंचते हैं। तो बहुत ही कम हिंदू हैं जो इतनी हाई पोजीशन पे पहुंचे हैं मुगल एरा के समय, ठीक है ना। तो उनमें से एक हेमू होते हैं जो चीफ एडवाइजर बन जाते हैं आदिल शाह के, और हेमू जो है वो बाद में प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ ऑफ अफगान आर्मी बन जाते हैं। इतनी चीजें क्लियर है। अब देखते हैं, अब आदिल शाह तो आधा टाइम नशे में है, तो बहुत सारे जो अफगान गवर्नर्स होते हैं वो आदिल शाह को टैक्स पे करने से रिफ्यूज कर देते हैं, मना कर देते हैं। तो आदिल शाह बोलता है जाओ हेमू और इन सबको मजा चखाओ और उनसे बोलो कि मुझे टैक्स पे करें। तो हेमू जाते हैं नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में जहाँ पे अफगान गवर्नर्स हैं और उनसे फाइट करते हैं। तो हेमू यहाँ पे 22 फाइट्स लड़ते हैं, 22 लड़ाइयाँ हेमू लड़ते हैं और सारी की सारी बैटल्स हेमू जीत जाते हैं, क्योंकि बहुत पावरफुल होते हैं हेमू, बहुत इंटेलिजेंट है, डिप्लोमेसी में बहुत इंटेलिजेंट है, वॉर टैक्टिक्स इनको बहुत अच्छे से आती है, ठीक है। इसलिए 22 लड़ाइयाँ लड़ते हैं और सारी की सारी जीत जाते हैं। इसलिए राजा हेमू के नाम से थर थर कांपते हैं। जब अकबर को पता चला कि अकबर की सेना को जब पता चला ना कि हेमू से फाइट करनी है, तो अकबर की सेना कांप रही थी कि वो कैसे बैटलफील्ड में हेमू की सेना का या हेमू का मुकाबला करेगी। मतलब हेमू की वॉर टैक्टिक्स के बारे में कोई छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं, अबुल फजल बदायूनी ने लिखा है इनकी विक्ट्रीज के बारे में, इनकी बैटल्स के बारे में। समझ सकते हैं कि अबुल फजल जो कि अकबर के दरबार में रह रहा है, 9 रत्नों में शामिल है, वो हेमू के बारे में, हिंदू राजा के बारे में, उनकी वॉर टैक्टिक्स के बारे में उनकी प्रशंसा कर रहा है। तो आप हेमू की महानता इस बात से पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है, जो 1556 होता है उसमें हुमायूं मर जाता है, आप सभी को पता है, लाइब्रेरी की जो सीढ़ियां होती है वहां से गिर के हुमायूं की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो हुमायूं यहाँ पे 1556 में मर जाता है और 1556 में हुमायूं की डेथ के बाद उनका जो बेटा होता है अकबर, वो अगला मुगल राजा बनता है। और उस समय अकबर जो है वो केवल 13 साल के होते हैं, बच्चे होते हैं, और अकबर को उस समय राजा बनाया जाता है। चूंकि वो 13 साल के हैं तो 13 साल में वो इतने स्ट्रांग नहीं है, वॉर टैक्टिक्स उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए उनको संरक्षण देने का काम, उनको सब कुछ सिखाने का काम कौन करते हैं, बैरम खान। तो बैरम खान के संरक्षण में बेसिकली अकबर बड़े होते हैं और पॉलिटिक्स को सीखते हैं, वॉर को करना सीखते हैं। तो अकबर यहाँ पे बैरम खान की लीडरशिप में ही बेसिकली पानीपत का सेकंड बैटल होता है। लेकिन उस समय मुगल राजा जो है वो अकबर को बना दिया गया है, इसलिए हम जनरली पढ़ते हैं कि अकबर और हेमू के बीच में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हो रही है 1556 में, 1556 में, ठीक है। क्योंकि अकबर गद्दी पे बैठे हैं तो बैरम खान मतलब और अकबर अभी चाहते हैं कि जो हुमायूं की सल्तनत थी, हुमायूं की जो दिल्ली और आगरा का रीजन था, हम उसको कैप्चर करें, हम वापस से उसे कैप्चर करें। इसलिए ये लोग अब सेना को लेके दिल्ली आगरा की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। तो हेमू भी अपनी सेना को इकट्ठा करते हैं और आर्मी को ले जाते हैं ग्वालियर टू आगरा, और आगरा को यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं। आगरा में उस समय जो है वो इस्कंदर खान गवर्नर होता है आगरा का, तो आगरा के गवर्नर को डिफीट करते हैं हेमू और आगरा पे अपना कब्जा कर लेते हैं। आगरा के बाद अपनी सेना को लेके जाते हैं दिल्ली, और दिल्ली में उस समय जो मुगल गवर्नर है वो है तड़गी बेग खान। तड़गी बेग खान जो है वो गवर्नर है दिल्ली के, और यहाँ पे हेमू और वेग खान के बीच में, जो गवर्नर है दिल्ली के, उनके बीच में एक बैटल होती है। इस बैटल को हम बैटल ऑफ तुगलकाबाद भी कहते हैं, जिसमें हेमू की जीत होती है और मुगल्स हार जाते हैं, और इस तरीके से दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाते हैं हेमू। हेमू का राजाभिषेक होता है, बाकायदा वो दिल्ली की गद्दी पे बैठते हैं। कब? 6 अक्टूबर 1556, 1556 में दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठ गए हैं? हेमू बैठ गए हैं। हेमू यहाँ पर दिल्ली की गद्दी पे बैठ गए हैं और दिल्ली के राजा बन गए हैं, ठीक है। इतनी चीजें। पुराना किला में इनका राजाभिषेक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अफगान्स एंड राजपूत कमांडर्स। और उसके बाद हेमू जो है वो अपने नाम के सिक्के भी इशू करते हैं, जिसमें वो अपना नाम विक्रमादित्य
और राजा विक्रमजीत लिखवाते हैं। इसलिए हम हेमू को विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। जब वो दिल्ली की गद्दी पे बैठे, जब उन्होंने अपना राजाभिषेक कराया, तो अपना जो टाइटल अडॉप्ट किया वो विक्रमादित्य था। हालांकि लंबे समय तक ये दिल्ली की गद्दी पे नहीं बैठते, केवल 29 डेज तक। केवल और केवल हेमू चंद्र विक्रमादित्य जो है वो 29 डेज तक ही दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। बट तो भी ये हिंदू किंगडम तो बना ही, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने वापस से फाउंडेशन स्टोन रखा हिंदू किंगडम का आफ्टर द सेंचुरी ऑफ फॉरेन रूलर्स। क्योंकि दिल्ली सल्तनत के बाद कोई भी हिंदू किंगडम नहीं था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान थे लास्ट दिल्ली में बैठने वाले, और उसके बाद लगातार मुगल ही बैठ रहे थे। तो यहाँ पे वर्ल्ड फेमस हिस्टोरियन है आर.सी. मजूमदार, उन्होंने कहा है अ यूनिक एपिसोड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मुस्लिम रूल। इसको एक यूनिक एपिसोड कहा है, किसने? आर.सी. मजूमदार ने, ठीक है ना, क्योंकि कुछ समय के लिए सही मुगल रूल में भी जो है वो हिंदू राजा दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। अब यहाँ पर अकबर की सेना तो पहुंच ही रही है आगे की तरफ, और यहाँ पर पानीपत के बैटल में आप देखेंगे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के मैदान में हो रहा है हेमू और अकबर के बीच में। और अकबर की सेना को जो लीड कर रहा है वो बेसिकली बैरम खान ही है। 1556 में ये बैटल लड़ी जाती है, जिसमें फर्स्ट हाफ में तो पूरा बैटल जीत रहे होते हैं हेमू, और ऐसा लगता है कि हेमू ही बैटल जीत जाएंगे। लेकिन लास्ट में क्या होता है, एक जीतता जीतता बैटल जो है वो हेमू हार जाते हैं। लास्ट में एक तीर उनकी आंख में जाके चुभ जाता है, एक तीर उनकी आंख में लग जाता है, जिसके कारण वो बैटल फील्ड में डगमगा जाते हैं, गिर जाते हैं, और इस तरीके से भगदड़ मच जाती है हेमू की सेना में, और हेमू की सेना जो है वो हार जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हेमू की सेना यहाँ पे हार जाती है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में, और वापस से मुगल सल्तनत की शुरुआत अकबर के द्वारा भारत में की जाती है। इसलिए एक्चुअल फाउंडर ऑफ मुगल सल्तनत जो है वो अकबर को कहा जाता है, ठीक है। बैरम खान को खान बाबा के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को याद रखेंगे। तो बैरम खान के ही लीडरशिप में अकबर ने अपनी टेरिटरी को ग्रोथ किया। अकबर ने अपनी टेरिटरी को काबुल, जौनपुर, अजमेर, ग्वालियर तक कैप्चर करने का काम किया। लेकिन बैरम खान की पावर लगातार बढ़ने लगी। बैरम खान अपने लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में रखने लगा, एरोगेंस उसका बढ़ने लगा, और अकबर चाहता था कि अब वो इंडिपेंडेंटली रूल करे, अब किसी के संरक्षण में उसे काम नहीं करना था। इसलिए उसने बैरम खान को दो ऑप्शंस दिए, या तो आप राजनीति से संन्यास ले लो, या तो फिर आप मक्का चले जाओ घूमने के लिए। तो बैरम खान ने चूज किया कि हम मक्का चले जाते हैं, और मक्का के लिए बैरम खान निकल जाते हैं। और जब मक्का के लिए बैरम खान जा रहे होते हैं तो अहमदाबाद गुजरात के पास अफगान जो पठान होते हैं मुबारक खान, वो बैरम खान को मार देते हैं, ठीक है। ये पानीपत के जो सेकंड बैटल हुआ था उसी का बदला बेसिकली लिया गया था। और बैरम खान की जो वाइफ थी और बच्चे थे वो कहाँ रहते थे? आगरा में रहते थे। अकबर उनकी विडो वाइफ से जो है वो मैरिज कर लेते हैं, और इनका ही बेटा होता है रहीम, जिन्हें हम खाने खाना भी बोलते हैं, अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। तो वो बैरम खान के ही बेसिकली बेटे होते हैं। अकबर जब सलीमा बेगम से शादी कर लेते हैं जो कि बैरम खान की वाइफ होती हैं, तो उनका बेटा भी अकबर का बेटा हो जाता है, जो कि रहीम खाने खाना नाम से जाने जाते हैं, और ये भी 9 रत्नों में से एक होते हैं अकबर के कोर्ट में। तो इस तरीके से सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत भी खत्म होती है। नाउ मूव टू द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तीसरा पानीपत का युद्ध, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो 14 जनवरी मतलब मकर संक्रांति के दिन हो रहा है। 14 जनवरी को आपको पता है हमारे देश में मकर संक्रांति होती है। तो 14 जनवरी 1761 में 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा जाता है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो मराठा आर्मी, मराठा सेना और अफगानी सेना के बीच में होती है। मराठा और अफगानों के बीच में, मराठा आर्मी और अफगान आर्मी के बीच में जो है वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी जाती है। मराठा आर्मी को लीड कर रहे होते हैं सदाशिव भाऊ, और अफगानों को लीड कर रहे होते हैं अहमद शाह दुरानी, जिनको अहमद शाह अब्दाली भी कहा जाता है। और पानीपत के बैटल पानीपत के ग्राउंड में होती है 1761 में, जिसमें मराठाओं की बहुत बुरी तरीके से हार होती है। सदाशिव भाऊ भी यहाँ पे मारे जाते हैं और अफगानों की यहाँ पर जीत होती है। अफगानों की सेना को यहाँ पर किसने ज्वाइन किया था? तो जो अवध के नवाब थे, अवध के नवाब सुजा-उद-दौला और रोहिल्ला अफगान, इन लोगों ने भी अहमद शाह अब्दाली की सेना को ज्वाइन किया था और मराठाओं के अगेंस्ट यहाँ पे लड़ाई की थी। आइए पूरा यहाँ पे हम कोर्स समझते हैं इस बैटल का। तो देखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको मराठा एम्पायर, थोड़ा सा नीचे आओगे मैप में तो आपको मराठा साम्राज्य देखने को मिलेगा। तो मराठा सेना जो है वो दिल्ली को कैप्चर करने के लिए निकलती है, और वो लोग मराठा सेना जो है वो दिल्ली को कैप्चर कर लेती है। अगर वो दिल्ली को कैप्चर करके रुक जाते तो मामला सेट था, बट वो दिल्ली को कैप्चर करने के बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं।
और आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये कहाँ पर निकलते हैं, पानीपत की तरफ निकलते हैं 1760 में, 1760 में। ठीक है, दिल्ली को इन्होंने फाइनली अपने कैप्चर कर लिया है और दिल्ली से आगे बढ़ के अब क्या कर रहा है, यमुना रिवर बह रही है यहाँ पे और यमुना के बाजू में अपना कैंप यहाँ पर लगा रहे हैं, यमुना के बाजू में अपना कैंप लगा रहे हैं। ठीक है, और उसी के बाद यहाँ पर अफगानों के साथ एक बैटल लड़ा जा रहा है कुंजपुरा में। कुंजपुरा में एक बैटल लड़ा जा रहा है अफगान और मराठास के बीच में, जिसमें मराठा जीत जाते हैं और मराठास जो है अफगान गैरिसन मतलब लगभग 15,000 सोल्जर्स को यहाँ पे डिफीट कर देते हैं कुंजपुरा में। यमुना रिवर के किनारे इन्होंने अपना कैंप भी लगा लिया है। अब यमुना रिवर के अपोजिट साइड में आप देखेंगे, यहाँ ईस्ट साइड में, वेस्ट साइड में मराठाओं का कैंप है, ईस्ट साइड में जो है अब्दाली की सेना है, अफगानी सेना आपको दिखेगी। अब उस समय अक्टूबर का समय है और उस समय जो है आप देखेंगे कि काफ़ी नदी में काफ़ी ज़्यादा पानी है। जब काफ़ी ज़्यादा नदी में पानी है तो अब लोगों की सेना डर रही है, अफगानों की सेना कैसे यमुना रिवर को पार करे। तो ऐसा कुछ हिस्टोरियन बताते हैं कि जब उनकी सेना डर रही थी तो अब्दाली खुद यमुना नदी में चला गया था और उसके पीछे पीछे पूरी की पूरी सेना ने जो है वो क्रॉस कर लिया था यमुना रिवर को। तो यहाँ से आप देखेंगे कि यमुना रिवर को क्रॉस करने का काम कौन कर रहा है, अब्दाली की सेना कर रही है। अब्दाली की पूरी सेना ने यमुना रिवर को क्रॉस कर लिया और यमुना रिवर को क्रॉस करने के बाद ये पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। दिल्ली से जो भी रसद वगैरह आती थी, खाना पीना आता था, वो सब कुछ ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे कैंप को इन्होंने क्या कर दिया, सीज कर दिया। पूरी जो फूड की सप्लाई थी वो यहाँ पर बंद कर दी। तो 2 महीने का खाना तो मराठाओं के पास था, तो 2 महीने वो सरवाइव कर गए। लेकिन 2 महीने के बाद फूड क्राइसिस होने लगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी सेना थी। ऐसा बताया जाता है कि 1 लाख की तो सेना थी मराठाओं की, 1 लाख की सेना तो मराठाओं की थी। उसके बाद कई सारे यहाँ पे पिलग्रिम मतलब धर्म यात्री मतलब नॉर्मल सिविलियन भी जुड़ गए थे। तो लगभग 3-4 लाख लोग यहाँ पर हो गए थे, इस कैंप में रुके हुए थे। और उनके पास केवल, अभी धर्मार्थी कहाँ से आए, तो देखो मराठाओं की सेना जा रही थी नॉर्थ की तरफ, जा रही थी नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ पर पिछले 40 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मराठा सेना किसी बैटल को हारी हो। तो लोगों को बड़ा भरोसा था कि कहीं भी जाएं, कुछ भी लड़े, मराठा तो जीत जाएंगे। और इसी लूटमार बड़ी ज्यादा होती थी, डकैतों का खतरा बड़ा रहता था। तो इन लोगों ने सोचा कि हम सेना के साथ साथ चलते हैं और जो नॉर्थ के धर्म स्थान है, तीर्थ स्थान है, उनको भी हम दर्शन कर लेंगे और संरक्षण भी मिल जाएगा आर्मी का। तो बड़े आराम से ये लोग निकल लिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 1 लाख तो सेना थी, बाकी कई सारे 2-3 लाख लोग जो थे वो कौन थे, सिविलियन थे। तो काफ़ी बड़ी संख्या में सिविलियन भी यहाँ पे मारे गए थे। जब तक आपका वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था ना, तब तक बोला जाता है कि 3rd बैटल ऑफ पानीपत था, उसमें सबसे ज़्यादा लोग मारे गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कैंप लगा के रखा था और कैंप को चारों तरफ से घेर लिया था, सीज कर लिया था, फूड सप्लाई कट कर दी थी। और 2 महीने के बाद क्या हुआ, कई सारे कैटल्स, इंसान, सिविलियन भूख के कारण मरने लगे, और इस तरीके से मामला जनवरी तक पहुंच गया। अब जनवरी में जो सोल्जर्स थे मराठाओं के, उन्होंने सदाशिव भाव को कहा, या तो हम भूख से मर जाएंगे या तो हम बैटलफील्ड में मर जाते हैं या फिर लड़ाई ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे 14 जनवरी का दिन डिसाइड किया गया और 14 जन 1761 को पानीपत के बैटल में 3rd बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया, जिसमें मराठाओं की हार होती है और अफगानों की जीत होती है। तो इस तरीके से तीसरा बैटल ऑफ पानीपत भी खत्म होता है। क्लियर हो गई थी चीज़ें? चलिए, तो ये पूरी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है उस कैंप के बारे में। ठीक है, सो अब क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। तीसरा स्टेटमेंट है, इब्राहिम लोदी वॉन दिस बैटल, इब्राहिम लोदी की जीत हुई। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा भी सही है, पर तीसरा गलत है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें जीत किसकी हुई थी, बाबर की हुई थी, ना कि इब्राहिम लोदी की। नेक्स्ट है, बाबर ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। तुलगमा मेथड, शिखरमिस्म, अराबा या फिर गुरिल्ला, कौन सी मेथड अपनाई थी। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3। तुगलमा वॉर और अरबा वॉर पॉलिसी इन्होंने अपनाई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जो बातें पढ़ी हैं आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन बनेगा, आप बिल्कुल फटाफट आंसर कर सकते हैं। सो आज का टॉपिक हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। हम अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट मिलेंगे। देखिएगा, हमारे जो वीडियो आते हैं ना, वो मंडे को आता है एक, और एक वीडियो आता है हमारा फ्राइडे को। ठीक है, तो मंडे और फ्राइडे को हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है 4 PM पे, तो आप इसे ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे, जिसमें हम और भी ज़्यादा कई नए इंटरेस्टिंग हिस्ट्री टॉपिक कवर करते जाएंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।